नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक था इंडी अलायंस या कहें कि इंडी गठबंधन, बहुत जोर शोर से 28 पार्टियों को लेकर के शुरू हुआ, फोटो ऑप भी हुआ, सबने हाथ पे हाथ डालकर फोटो खिंचवाई, गले मिले और तब तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि ना सिर्फ दल मिले हैं बल्कि दिल भी मिले हैं। लेकिन अभी जबकि 2024 का चुनाव जो है वो पूरे अपने शबाब पर पहुंच रहा है और हर जगह पर तो सीटों की बात हो गई है। एनडीए ने 400 पार का नारा दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक एक करके इंडी गठबंधन टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है, खटाई में पड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और हम ताजा उदाहरण आज का बता दें कि अखिलेश यादव जब आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची अमेठी में, तो पूरे दावे के साथ कि अखिलेश यादव उन्हें ज्वाइन करेंगे, एक साथ दिखाई देंगे, जैसे तेजस्वी यादव दिखाई दिए थे जब बिहार में गई थी ये यात्रा। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया, उन्होंने कहा जब तक सीटों को लेकर तालमेल नहीं होगा हम कोई हाथ मिलाने वाले नहीं हैं कांग्रेस के साथ में। और इसीलिए आज उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशियों की सीटें भी जारी कर दी, एक लिस्ट जारी कर दी। कुल मिलाकर उम्मीद की किरण अभी भी कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि अब रायबरेली में जरूर अखिलेश यादव आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव अब लगता है कि वो जो हुआ था ना उनके साथ में मध्य प्रदेश में, जब उन्होंने कहा था चिरकुट नेता कांग्रेस के, उन्होंने हमें इंतजार करवाया, कुछ ऐसा ही इंतजार लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब अखिलेश यादव करवाने के मूड में है। और इसीलिए ये सब उधेड़ बुन चल रही है, एक एक करके सब अलग हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चली गई, नीतीश कुमार चले गए, आरएलडी चली गई, ममता बनर्जी चली गई और दिल्ली में भी अब कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी बात बनती दिखेगी या नहीं दिखेगी। अभी तक कुछ औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो आज जरा बात करने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर कि एक तरफ एनडीए 400 पार के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या 4 पार्टियों तक ही सिमटता हुआ दिख रहा है। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन घटनाओं और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़े। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी अशोक चौहान थे, 2 घंटे पहले हमसे हमारे साथ बैठे थे सीट शेयरिंग के मामले में, और तीसरे घंटे में बीजेपी में चले गए। जाने वाले लोग हैं, आखिरी मिनट तक हमारे साथ बातें करते रहते और अचानक चले जाते। लेकिन कमलनाथ जी अगर नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है। कमलनाथ जी को इंदिरा जी अपना तीसरा पुत्र कहते, तीसरा बेटा कहते थे। ऐसे व्यक्ति भी अगर पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, परिवार को छोड़कर चले जाते, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাই না। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না। देश में पंजाब में लोग 2024 में
लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है, कोई उनके साथ बातचीत चल रही है उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस कांग्रेस पार्टी इसकी देन इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। तो 2 खेमे तो बट गए हैं और दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन एक खेमा इतना शक्तिशाली दिख रहा है जो कि एनडीए का है जाहिर तौर पर, जिसमें एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, दलों का गठबंधन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खेमा है उसमें सभी लोग जो ठीकरा है वो फोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कि कांग्रेस पार्टी खुद को ऐसी पार्टी समझती है कि बाकी सबको क्षेत्रीय दल मानते हुए ना सीटें देने को तैयार है, ना ही बात करने को तैयार है, तो फिर गठबंधन कैसे होगा। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो कि आज बीएसपी पर बात करेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि बहन मायावती ने भी सोशल मीडिया पर, एक्स पर यह जानकारी दी कि हम पूरी तरह से अकेली हैं और जो भी दल हमारे बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब वो हमसे डर गए, तो उन्होंने तो एकला चलो रे की बात कर दी है। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से अमृत गिल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और दूसरी तरफ हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। लेकिन अशोक यादव जी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह उत्तर प्रदेश में आ नहीं पा रही है, जबकि कांग्रेस के हाथ के साथ आप मिलते हुए दिखाई दें, और अब तो कुछ ही घंटे बाकी थे। 11 सीटों पर जो घोषणा की है, इतनी जल्दबाजी किस लिए? देखिए रीमा जी, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में हम इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर पटखनी देने के लिए आगे रहते हुए काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी दल है और इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। हम लोगों ने कई बार कांग्रेस पार्टी से निवेदन किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा तासीर है, राजनीतिक तासीर है कि यहाँ पर अगर सीटों का टाइमली अगर अनाउंसमेंट नहीं हम लोग कर पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को, जो कि चुनावी मशीनरी कही जाती है, बेईमानी की मशीनरी कही जाती है चंडीगढ़ के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो, और कानूनी रूप से लूटने की मशीनरी जानी जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपको बता दूं। तो ऐसे दल के सामने, जो दल भ्रष्टाचार में इतना बड़ा है, बेईमानी में इतना बड़ा है, संसाधनों में इतना बड़ा है, भ्रष्टाचार में कैसे जी, भ्रष्टाचार में इतना बड़ा दल है कैसे? भ्रष्टाचार का कहां से एंगल आ गया अभी तक? अरे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि एक लीगलाइज लूट है ये? तो वो सिर्फ बीजेपी के लिए था क्या? वो सिर्फ बीजेपी के लिए था? वो तो सभी पार्टियों के लिए था ना। लाया किसने मैम? रीमा जी, लाया किसने? अच्छा, तो उस पर आप इसको इस तरह से ले रहे हैं। चलिए ठीक है, खैर बताइए। इन्होंने रीमा जी, इन्होंने नाम बदलते बदलते इन्होंने भ्रष्टाचार का भी नाम बदल दिया, और उस भ्रष्टाचार का नाम रख दिया कानूनी रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड। देखिए बड़ी अजीब परिस्थिति है रीमा जी। देखिए बात अलग है, भ्रष्टाचार वाली बात तो अलग है, चूंकि आज आप अलायंस पे रखिए डिबेट अपनी। मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ी भूमिका में है रीमा जी, और अगर हम अपने प्रत्याशियों का टाइम पे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार सूचियों के माध्यम से, उन्होंने सूची भी आदान प्रदान हुई, और उन्होंने निवेदन भी किया कांग्रेस पार्टी से कि जल्दी जल्दी सीट शेयरिंग का मामला यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाए, ताकि हम लोग एक साथ चुनाव में जाएं तो एक पॉजिटिव जनता की मैसेज। पार्टी गंभीर नहीं है, मतलब कहने का ये है? नहीं, मैं देखिए ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं। कांग्रेस चूंकि देखिए बहुत बड़ा दल है, कह रहे बार बार निवेदन किया, अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही इसका मतलब गंभीरता नहीं है। ये बात तो वही हुई ना।
नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी। मैं ये कैसे कहूं कि कांग्रेस गंभीर है कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और इस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के पास काम भी ज्यादा होगा हमसे। तो लेकिन इसके बाद भी रुकिए अशोक यादव जी, राजनीतिक दलों के पास चुनाव से बढ़कर तो कोई काम नहीं होता, और चुनाव इतना बड़ा 2024 का आ रहा है, अगर चुनाव से भी बढ़कर कांग्रेस के पास कोई काम है तो मुझे खैर नहीं समझ आ रहा। जरा मैं उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कांग्रेस पार्टी से। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत जी, कांग्रेस पार्टी से बार बार अखिलेश यादव ने निवेदन किया, ये अशोक यादव जी कह रहे हैं, और अखिलेश यादव कई बार कह भी चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निवेदन करते करते 24 का चुनाव ही खत्म हो जाए और वो निवेदन वैसा का वैसा ही रहे और फिर कहना पड़ेगा कि क्या गठबंधन चला गया पानी में कांग्रेस पार्टी की वजह से? इंडी अलायंस नहीं है, पहले तो आप नाम सही लिया कीजिए। इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हाँ, नाम इसको मैं करेक्ट कर दूं, इंडिया अलायंस कैसे होगा? उसमें अलायंस 2 बार कैसे आएगा? इंडिया में भी अलायंस आ रहा है और अलायंस में भी अलायंस आ रहा है, तो INDIA है या क्या है? तो ए जो है दैट इज अलायंस। तो फिर अलग से अलायंस क्यों बोला अभी आपने? तो अलायंस इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस है उसका नाम। तो वही तो मैंने कहा, इंडिया अलायंस, मैंने भी तो वही कहा है। तो प्लीज इंडी मत बोला कीजिए, अगर आप दूसरी तरफ प्रॉपरली प्रोनाउंस करती हैं तो मैडम मैंने तो इंग्लिश का जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करके आपको बताया, इंडी अलायंस होगा। तो नाम सही, तो गठबंधन कैसे हुआ फिर? वो मैं नहीं समझ पाई, मुझे नहीं समझ में आ पा रही है स्पेलिंग। इंडिया INDIA मीन्स एब्रीवेशन, इसका पूरा डिटेल भी दिया गया था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो दैट फॉर्म्स INDIA। तो इंडिया को हम क्या माने? वो गठबंधन है या अलायंस है या नहीं है, क्या है वो फिर? दैट इज एन अलायंस। हाँ, इंडिया उसका अगर दूसरी तरफ NDA है तो दैट इज इंडिया। तो NDA को NDA अलायंस नहीं बोलते हैं, NDA को NDA अलायंस नहीं बोलते। लिसन, लेट मी टॉक एंड डोंट इंटरप्ट अगेन एंड अगेन। कांग्रेस मिसगाइड मत कीजिए ना मैडम, फिर आप भी थोड़ा सा दर्शकों को मिसगाइड मत कीजिए। और वी आर वेरी मच सीरियस फॉर द इलेक्शंस ऑल्सो, फॉर द कंट्री ऑल्सो। जैसे हमने देश को आजादी दिलाई, शुरू से हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, हम बीजेपी के जैसे माफी मांग जैसे सावरकर करते हैं वैसा नहीं किया। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन देश में रहा वो सबको पता है, और कैसे ये हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ रहे एवरीबडी नोज। कमिंग टू द पॉइंट इज कि राहुल गांधी जी ऑलवेज सेज कि डरो मत, और हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की चल रही है, और पैरेलली हम लोग जो सीट शेयरिंग है उसमें कैसे करना है दैट इज गोइंग। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी को क्या काम है, वो तो तोड़ मरोड़ के इधर से खरीद फरोख्त, लेटेस्ट अभी बॉन्ड्स की बात की, कौन लेके आया बॉन्ड्स को, और जिनको ये भ्रष्ट बोलते थे अपने वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग पाउडर निरमा और अपने तरफ लेके जा रहे हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार जो भी है वो सबको पता है। आज अगर कोई दल बात करते हैं कैसे ये मसल पावर को यूज करके, मनी पावर को, चंडीगढ़ में जो हुआ पूरे देश ने देखा। ठीक है। और व्हाट द बीजेपी इज डूइंग, और इनका एजेंडा हमें देश की ऑल फुल डेवलपमेंट है कांग्रेस के दिमाग में, पर इनके लिए सिर्फ जीतना ही है। हर हाल में कुछ भी हो जाए जीत जरूरी है, ना महिला जरूरी है, ना नागरिक, ना युवा की नौकरी जरूरी है, ना महंगाई जरूरी है, ठीक है, ना भागीदारी जरूरी है। अभी अलायंस पर बात करते हैं। अमृत जी, ये मुद्दा आप मुद्दे को बहुत ज्यादा लंबा लेकर चले गए, अभी मैं सिर्फ अलायंस तक पहले लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने कहा भारत को आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है ना, इसीलिए सीरियस है वो। मैं जरा इस पर अब रुक करना चाहूंगी अनिला सिंह जी का। अनिला जी, भारत को जिसने आजादी दिलाई, जाहिर तौर पर वो पार्टी सीरियस पार्टी होगी। अब वो अलग बात है कि गठबंधन में से इतने दल टूट टूट कर जा रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे आप लोगों की कोई रणनीति है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए? मेरी सबको राम राम।
और अभी मैं सुन रही थी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी और उसके बाद में कांग्रेस की जो प्रवक्ता है अमृत गिल उनको भी सुन रही थी। तो सब पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो है ना अभी बैठकर ये बता रहे थे कि नहीं 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 हमारे बीच में सब कुछ ठीक है सब, और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जो आपके नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं? वो ट्वीट क्या कर रहे हैं? वो ये ट्वीट कर रहे हैं ना कि मैं तो यात्रा में शामिल नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वो अपने आप को राहुल गांधी से बड़ा नेता मानते हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने टिकती नहीं है। शायद इस चीज का गुरु अखिलेश यादव जी को है। और अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी कहते हैं अखिलेश यादव तुम तो चिटकुट नेता हो, मेरे सामने टिकते कहाँ हो? दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा कि किस प्रकार से इनकी सरफुटबल हो रही है। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पे मैं प्रवक्ता कांग्रेस को सुन रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपको भी समझाने का प्रयास कर रही थी। लग रहा था जैसे आप कल को ही आप जर्नलिस्ट बनी है और आपने टीवी शो स्टार्ट किया हुआ है, तो आपकी बुद्धि को भी ये चैलेंज कर रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका सरनेम देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है ये सिख कौम से आती है। सिख कौम के साथ क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने? मिस गिल, आपको पता है या मैं फिर से याद दिलाऊं? नहीं तो अपने माता पिता से जाकर पूछिए कि सिख कौम के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। कत्लेआम किया था कि नहीं किया था? इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो जाती है, कत्लेआम होता है, तो राजीव गांधी जी कहते हैं एक बड़ा दरख्त अगर धरती पर गिरता है तो धरती हिलती है। उस हिलने में सैकड़ों सिखों के सर जो है काट दिए गए। और आज आप बैठकर वकालत कर रही हैं ऐसे राजनीतिक दल की जिसके रजीम में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाया, हिंदुओं को सिखों से लड़वाया। मतलब इनका काम ही ये रह गया है। उसका मुकदमा आज आप बीजेपी आ गई अपनी बात में, यही करनी थी आपको। दिस इज व्हाट यू आर मेंट फॉर। थोड़ा सा डिसेंसी। हाँ, जब आप बोल रही थी, नहीं मैं नहीं बोली ना, आपने अपनी बारी में बोलते हैं डिबेट, ठीक है? यहाँ पर बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की आवश्यकता नहीं, ये तो खुद ही सुसाइडल है। ठीक है। जो सुसाइड करने पे आतुर है उसको आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? इनके जो अभी आप फोटो दिखा रही थी, ठीक है, सो कॉल्ड घमंडिया अलायंस की, उसकी फर्स्ट रो में जो नेता खड़े हैं उनसे देख लीजिए कितने इनके साथ रह गए हैं। ओके, एक क्विक रिएक्शन अमृत जी, पहले आप अनिला जी की बात पर दीजिए, फिर मैं हिमराज जी का रुख करूंगी। देखिए, ये बीजेपी वही है जो गोधरा कांड पे बोली नहीं। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में माफी मांगी है 84 के लिए बार बार, और कांग्रेस को पंजाब के लोगों ने अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। 2 बार गवर्नमेंट बनी है पंजाब में कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने हमेशा जो अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बीजेपी के जैसे नहीं। अभी 750 किसान शहीद हुए और पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं बोला गया। मैं पूछना चाहूंगी अनिला सिंह से, शहीद हुए 750 किसान कैसे? 750 ये आंकड़ा कहाँ से आया? 750 किसान शहीद हुए? आंकड़ा मैं आपको दे दूंगी मैम, दीजिए ना, शो पर ही तो देंगे, अलग से नहीं चाहिए मुझे। शो पर जो आप कह रही है वो शो पर होना चाहिए। बीजेपी के पास नहीं है, बस सबके पास है आंकड़ा, आपको नहीं। शहीद हुए आपने कहा ना, शहीद कैसे हुए हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। बॉर्डर्स पे जब किसान आंदोलन फ्री फार्म लॉ के लिए वो बैठे थे, सर्दियों में बीमारी से शहीद हुए, तो उनके लिए बीमारी से कोई शहीद कैसे होता है? बीमारी से शहीद कैसे होते हैं? क्या होते हैं? जब आंदोलन में सरकार, एक सेकंड मैडम, सुनिए। अरे अमृत जी, आप शहीद होना उसे कहते हैं जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए हमारे सैनिक दिन रात सर्दी में बरसात में खड़े होते हैं और वो शहीद होते हैं, उनको शहीद होना कहते हैं। शहीद होते हैं। आप जिस शहीद, आपकी तो हर चीज की डेफिनेशन ही बड़ी अलग है अमृत जी। इंडिया अलायंस की डेफिनेशन आपने दी वो गलत। अब आप किसानों को सर्दी से मौत को शहीद होना कह रही है। 2 मिनट मौन नहीं रखा गवर्नमेंट ने कि किसान बॉर्डर पे शहीद हुए, और प्रधानमंत्री ने 3 फार्म लॉज वापस लिए, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। शहीद होना ये आपकी वोकैबुलरी है। शहीद उसको नहीं कहा जाएगा अगर बीमारी से किसी की मौत होती है। अगर सर्दी से किसी की मौत होती है तो उसको शहीद होना नहीं कहते गिल जी। मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में होगा। शहीद हुए
किसान शहीद हुए, आपकी वोकैबुलरी में आता है नहीं आता, पर पार्लियामेंट में 2 मिनट भी कोई प्रधानमंत्री सरकार, क्योंकि ये लॉ लेके आए थे 3 फार्म लॉ, जिसके अगेंस्ट फार्मर्स ने एजिटेशन, उसके बाद वापस लिए ना, वापस लिए बैठे और वो उन्होंने अपनी जाने गंवाई। 2 शब्द 2 मिनट मौन नहीं रखा गया बीजेपी से। हाँ। ठीक है, ओके, ये बात सबको याद होनी चाहिए। और वो अभी नेक्स्ट जो है एजिटेशन दोबारा शुरू हुआ, जिसमें एक किसान की जान चली गई है। ठीक है, दैट अगेन स्टार्टेड, क्योंकि 2 चलिए आपने जान चली गई है कहा, ये नहीं कहा एक किसान शहीद हो गया फिर से। दूसरी बार, और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो वादा किया प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर किया होता तो अमृत जी, आज दर्शक सुनना चाहते थे कि अखिलेश यादव क्यों दूर हो रहे हैं, नीतीश कुमार क्यों दूर हुए, आरएलडी क्यों दूर हुई, ममता बनर्जी क्यों दूर हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों दूर हुई, इसका भी जवाब क्या कांग्रेस पार्टी देगी या नहीं। मेरी उम्मीद थी कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर पाते। एक बार मैं जरा हिमराज जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हिमराज जी कुछ समय पहले तक उन गठबंधन की जो मीटिंग होती थी इंडिया अलायंस की, उसका पार्ट थे, मतलब उनकी पार्टी। तो हिमराज जी, आप ही की पार्टी के एक नेता ने बोला था कुछ दिनों पहले कि सिर्फ वहां पर समोसा पार्टी होती थी, चाय पार्टी होती थी मीटिंग में, उसके अलावा कुछ होता नहीं था। तो बैठक में होता क्या था जब अभी तक कहीं कुछ हुआ ही नहीं है सीटों को लेकर के, किसी एक दल के साथ गठबंधन नहीं हो पाया अभी तक। हिमराज जी, और क्यों गए आप भी छोड़ करके? देखिए, वैसे तो नीतीश कुमार जी ने कोशिश की थी कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए, तो उन्होंने प्रयास किया और सब दल एक साथ बैठने के लिए तैयार भी हुए, बैठकें भी चली, लेकिन बैठकों का दौर हमेशा चलता रहा। पहली बैठक पटना में हुई, तो कर्नाटक में भी होती है, मुंबई में भी होती है और दिल्ली में भी होती है, लेकिन सिर्फ बैठकों का दौर चलता रहा। लेकिन कांग्रेस के अड़ियलपूर्ण रवैये के कारण, तानाशाही रवैये के कारण वो गठबंधन पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में काम नहीं कर पाया। और दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कि कांग्रेस की मंशा साफ नहीं थी। कांग्रेस को चाहती नहीं थी कि इसमें भी अन्य दलों को जो है दिल्ली आने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि एक बने। कांग्रेस हमेशा से यही चाहती रही कि जो भी करे, जो भी उपलब्धि मिले हमें मिले, और कांग्रेस के साथ सब लोग एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए कि जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है तो जहां जहां जा रहे हैं लोग उनके कतार से भाग जा रहे हैं। ममता दीदी भागती है तो कभी भगवंत सिंह भाग जाते हैं, तो अखिलेश सिंह भी कहीं काट जाते हैं। बिहार में प्रवेश से पहले हमारे नेता भी जो है नीतीश कुमार जी प्रणाम कर लिए। ये निश्चित रूप से कहते हैं लोग, तो कहते हैं इंडी गठबंधन, ठीक है, हम कहते हैं कि गठबंधन का इंड हो गया। नहीं, एक तो ये नाम को लेकर के अमृत, देखिए अब आपने इंडी गठबंधन, एक सेकेंड हिमराज जी, आपने इंडी गठबंधन बोला है। अब अमृत जी आपको ठीक नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई जो है वो पत्रकारों से रह गई है कि एंकर जो बोले उसी की बात को काटना है सिर्फ। अब इंडी गठबंधन को इंडी गठबंधन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हिमराज जी, आप भी वही बोल रहे हैं ना, और अशोक यादव जी भी मेरे ख्याल से मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन आप दोनों को नहीं ठीक करेंगी, वो उनको सिर्फ मुझे ही ठीक करना था। चलिए डॉक्टर सतीश, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आपका उनके साथ में कोई गठबंधन हो रहा है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो बसपा को आज ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या पड़ी है एक्स पर कि हम किसी के साथ नहीं हैं, एकला चलो रे? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से ही मानना था, जब से गठबंधन होने की बात हुई, क्योंकि गठबंधन में लोग सीरियस नहीं थे। अभी जनता दल यू के प्रवक्ता ने जो कहा कि नीतीश जी ने गठबंधन बीजेपी के खिलाफ नहीं बनाया, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो भी दिल्ली, कहीं ना कहीं पटना से दिल्ली तक की यात्रा करना चाहते थे, या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का उनका एक सपना रहा हो। देखिए, कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य रहा
इस देश का दुर्भाग्य है और तमाम विपक्षी दलों का भी ये दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं लोग, जब देश के हालात बहुत बेहतर नहीं हो, हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा हो, देश के इकोनॉमिक हालात, सरकार कुछ भी चर्चा करे, लेकिन अगर राज्य के घाटा आप देखेंगे वो जीडीपी का कितने % है, अभी चुनावी बॉन्ड के ऊपर सरकार ने किस तरह से कहा, तमाम जांच एजेंसियों का सरकार किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, बेरोजगारी कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें, महंगाई देखिए, हर व्यक्ति, आप देखें सरकार कितने भी दावे करे कि तमाम जो खान पान की चीजें हैं वो इतनी महंगाई है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। इन हालात में कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के लोगों को एक उम्मीद लगी। बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से यह मानना था कि कहीं ना कहीं यह महत्वाकांक्षी लोगों का एक गठबंधन है। क्योंकि भारतीय राजनीति में अगर आप देखेंगे कि नीतीश जी का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनका पीछे का अगर आप समय देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं के आसपास ही दिखाई देती है। और मेरे हिसाब से विपक्ष ने एक बड़ा मौका कहीं ना कहीं गंवाया है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि बीजेपी लगभग 38 दलों का एक बड़ा दल है, लेकिन 26 दल ऐसे हैं कि जिनका एक भी विधायक और एक भी एमपी नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। लेकिन अगर इस जो इंडिया गठबंधन रहा, इसमें बड़े बड़े दल आए। आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे वहां आपको दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें दिखाई देंगी, बिहार में भी देखेंगी, और आप अगर बंगाल में देखेंगे तो मेरे हिसाब से एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता था। अब इसके क्या कारण रहे या क्या कारण नहीं रहे होंगे, इससे मेरा कहना नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी दोषी है या कांग्रेस दोषी है या ममता जी दोषी है, नीतीश जी तो वहां है ही नहीं। मेरा मानना यह है कि तमाम दलों को, बहुजन समाज पार्टी ने, आज तमाम लोग ये मानते हैं कि बहन जी की राजनीति बहुत समझदारी की राजनीति है, बहुत दूरगामी राजनीति है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। हमको पहले दिन से मालूम था कि कहीं ना कहीं इस तरह के हालात पैदा होंगे। और आज मुद्दा यह है, देखिए आज मुद्दा यह है कि सरकार की तमाम नीतियों का विरोध होना चाहिए। आप गठबंधन में हो या ना हो, लेकिन सरकार को जनमानस के मुद्दों पे घेरना चाहिए। ठीक है सतीश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अशोक जी, आज शाम तक की डेडलाइन थी, जो आज सुबह अखिलेश यादव ने कहा। मेरे ख्याल से शाम खत्म होने वाली है, अब 6 बजे तक शाम भी खत्म हो ही जाएगी, आजकल तो हो ही जाती है। तो अब तो गठबंधन मुझे लगता है आपका टूट गया है ना फिर कांग्रेस पार्टी के साथ। इसी शो पर आप ऐलान कर दीजिए। देखिए रीमा जी, आप जो बात सुनना चाह रही हैं, नहीं मैं नहीं सुनना चाह रही, उन्होंने कहा था शाम तक की डेडलाइन है, आज शाम तक की। नहीं ठीक है, देखिए एक गठबंधन टूटने का शाम तक का डेडलाइन नहीं था। उन्होंने कहा था कि इस न्याय यात्रा में शामिल होने का उन्होंने टाइम दिया था कि अगर सीट शेयरिंग हो जाएगी तो हम न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे। इसमें गठबंधन वाली बात नहीं कोई है। ऐसा नहीं कि हमारे गठबंधन में अगर अखिलेश यादव जी न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो गठबंधन टूट जाएगा, ये कोई बात ही नहीं है। हमारा गठबंधन है और एक गठबंधन रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन अभी जो है जिस तरह से चल रहा है ये पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि देखिए अभी हमारे कितनी पार्टियां रह गई आपके साथ, एक मिनट, कितनी पार्टियां रह गई आपके साथ गठबंधन में? अब ये जो अलायंस है आपका, कितनी पार्टियां बची हैं अब इसमें? रीमा जी एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए। अरे कितनी पार्टी बची है वो तो बता दीजिए। अनिला जी ने देखिए बताया 38 से ज्यादा पार्टियां उनके साथ में हैं। कितनी पार्टियां आपके साथ है वो तो बताइए जरा। रीमा जी हमारे साथ देखिए जो लोग थे नीतीश कुमार, हाँ जितने लोग थे नीतीश कुमार जी को छोड़ के बाकी किसी ने घोषणा नहीं किया कि ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की तरफ से भी बात आ गई है सामने, कोई घोषणा नहीं हुई है। भगवंत मान अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, वो तो पहले से ही कह चुके एक थी कांग्रेस। अशोक जी आप कहाँ मतलब पर्दा डालने पर लगे हैं? रीमा जी नीतीश कुमार जी को छोड़ करके इंडिया अलायंस का कोई भी घटक दल घोषणा नहीं किया है। मैं अमृत जी से सही से जवाब दे पाएंगी इसका। अमृत जी कितने गठबंधन में अब नेता बचे हैं, मतलब पार्टियां बची हैं आपके पास? देखिए नीतीश जी ने ही जंपिंग किया है और बीजेपी की गोद में जाके, जिनको गालियां दी उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए हैं, सिर्फ वो ही गए हैं। ममता बनर्जी बाकी आप जो भी कहें, कोई अगर बयान ममता जी का भी अगर ले तो उन्होंने इंडिया अलायंस में कोई सीट शेयरिंग के इश्यूज हैं, बट उन्होंने कहा मैं इंडिया का पार्ट हूँ। भगवंत मान केजरीवाल ने इंडिया का पार्ट कहा है, सीट शेयरिंग हो ना हो पर वो इंडिया अलायंस का पार्ट हैं और अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब जो अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे, अलग अलग अपने अपने दल लड़ेंगे, लेकिन वो पार्ट होंगे गठबंधन का। तो फिर कैसा गठबंधन है ये? किस चीज के लिए गठबंधन है? अमृत जी किस चीज का गठबंधन है ये? ये गठबंधन है
कि बीजेपी सत्ता से जाए, क्योंकि जो बीजेपी अलग-अलग लड़कर जीडीपी इकोनॉमिक बीजेपी फॉर श्योर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी। वो जितनी मर्जी हथकंडे अपना ले, ये आप मेरी बात याद रखिएगा। चाहे वो जिसको तोड़े, जिसके पीछे ईडी भेजे, और जैसे मिसयूज मस्कुलर पावर वो यूज करिए। हाँ, नहीं, ये तो आपने अभी बात कही थी, ये आपने अभी बात कही अमृत जी, आप रिपीट कर रही हैं उसको। आपने अभी ये बात बोली, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपकी बात पर मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन आप ये बताइए, एक मिनट सुनिए तो सही। रीमा जी एक मिनट, एक हल्की सी बात, जो आपने पहले कहा था बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में लेके आई और 90% जो मनी है वो बीजेपी को गया है, 10% बाकी पार्टीज को इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। पब्लिक करना पड़ेगा, उसको पब्लिक करना हाँ, पड़ेगा। ठीक है, उस पर चर्चा हो चुकी है। आज वो विषय नहीं है ना। फेवर दिए कॉर्पोरेट्स को, ये उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोर्ट को काम करने देते हैं ना, वो पूछ भी रहा है और वो बता भी रहा है। मैं अमृत जी, मेरा मुद्दा जो है, आप उस पर तो आइए आज एक बारी। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर आना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन है आपका, इसमें कितने दल बचे हैं, गिनती है कुछ या नहीं है? नीतीश जी के अलावा बाकी सभी इसी में है, गठबंधन में है। हाँ। और तो कितनी सीटें? और एनडीए का 400 पार का नारा है, आपका क्या नारा है, कितनी सीटें? एनडीए को नारा लगाने दो। 2003 में अटल जी का भी 300 पार का नारा था, पर क्या हुआ था सबको पता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी कितना आएगा। पर ये एनडीए जो है 400 पार क्या 250 पार नहीं कर पाएगी। अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी, 250 सीटें कांग्रेस पार्टी, 250 सीटें भी कम तो नहीं होती वैसे, लेकिन 250 सीटें आप कह रही हैं, तो मैं जरा अनिला जी से पूछ लेती हूँ। अच्छा अनिला जी, 250 सीटें पार नहीं कर पाएंगे आप? मुझे मालूम है बहुत हंसी आ रही थी जब ये बोल रही थी, कहती चाहे सीट शेयरिंग हो ना हो, ये जो अलायंस से रहेगा। अरे ये अलायंस बनाया इसीलिए था कि नरेंद्र मोदी जी को हरा सके। सीट शेयरिंग हो नहीं रही, पार्टनरशिप हो नहीं रही, कोई अलायंस है नहीं, और कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे और 250 सीटें भी नहीं आएंगी। अरे 372 तो केवल और केवल बीजेपी की आएंगी, और एनडीए को मिला ले तो 400 पार। ठीक है, अपने गिरबान में देखिए। और अभी आप बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, पीएम केयर फंड की बात कर रहे हो, और एक चीज तो सिद्ध हो गई, जो बारंबार कहा जाता है जुडिशरी को तो भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है। जुडिशरी का एक वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा उजागर करो, वेल एंड गुड, कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। आप कह रहे हो मेजोरिटी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए फंडिंग है वो बीजेपी को मिली है, तो हमारी सबसे मजबूत पार्टी है। अगर हमारे को सबसे ज्यादा फंडिंग मिल रही है तो उसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? और पीएम केयर फंड है ना, फैमिली केयर फंड तो नहीं है। बाकी राजनीतिक दल जो है वो तो केवल और केवल एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा, और अमित शाह जी ने भी पूरा बता दिया, सपना यही देखते हैं। ठीक है, बाद या बेटा जो है वो कैसे आएगा सीएम की कुर्सी पे या पीएम की कुर्सी पे। ठीक है, फर्क साफ है रीमा जी। हाँ। यहाँ पर एक पार्टी है, फाइनली आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग है, एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, एक नेता है जो केवल और केवल राष्ट्र नीति पे चलते हैं, और दूसरे ये लोग पारिवारिक नीति पे चलते हैं, इसीलिए इनका सर फुटबॉल हो रहा है। मेरा बेटा सीएम कि मेरी बेटी सीएम, मेरा बेटा पीएम तो मेरी मम्मी सीएम और पीएम, ये लड़ाई है इनकी आपस में। अशोक यादव जी, अगर मैं 2019 की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं क्योंकि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीमित है ज्यादातर, 6.4% वोट और 1 सीट रायबरेली। रायबरेली पर इस बार सोनिया गांधी जी नहीं लड़ रही हैं, वो वहां से हट चुकी हैं। अमेठी का आपको पता ही है रिकॉर्ड। तो जिस पार्टी का 6.4% वोट रहा, आपको लगता है इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? और अगर बढ़ सकता है तो किस हिसाब से आपने आकलन लगाया होगा? देखिए, वोट प्रतिशत मायने नहीं है रीमा जी। कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, हर चीज हम लोग वोट प्रतिशत को देखते हुए नहीं करते हैं। हम लोग आगे का भविष्य देख रहे हैं रीमा जी, आगे का भविष्य देख रहे हैं। हमारी बहन अभी अनिला जी कर रही थी, पीएम केयर फंड की बात कर रही थी। इन लोगों का एक ही नारा है, राम नाम जपना, देश का धन अपना। देखिए, मंदिर में या हम लोग जाते हैं ना, आस्था को लेकर के हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, पता चला पीछे जेब कट गई। ये तो आज राहुल गांधी ने अमेठी में बोला था, आप उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं अशोक यादव जी। मैं उसकी बात नहीं,
उन्हीं की बात रिपीट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक लड़के को सामने खड़ा करके दिखाया था कि देखो अगर जेब काटनी होती है तो क्या करना पड़ता है, वही आप बोल रहे हैं। रीमा जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ये कह रहा था कि जो व्यवस्था रीमा जी इस देश में है वो व्यवस्था के खिलाफ जो नहीं, आपने कहा कि भविष्य की रणनीति बनाते हुए हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। भविष्य की रणनीति मतलब मैं समझी नहीं, वो बताइए थोड़ा। भविष्य की क्या रणनीति? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना रीमा जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है इस देश की, और हमारा यह उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर कम है, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी को देगी, और सम्मान इसलिए देगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 80 सीटों पे पटखनी देने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अशोक यादव जी जब सम्मान दे ही रहे हैं तो कांग्रेस की मांगे क्यों नहीं मान लेते हैं? 20 सीटों की, 20 सीट पर लड़ना चाहती है ना कांग्रेस, लड़ने दीजिए, फिर सम्मान दीजिए उनको। फिर पेच क्यों फंसा हुआ है? देखिए, पेच, बहुत सारे पेच फंसते हैं रीमा जी, और हमारा शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये पेच बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। ऐसा नहीं है, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं रीमा जी कि अमेठी रायबरेली के अलावा ऐसा नहीं कि हम लोग न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो गठबंधन टूट गया, ये बिल्कुल अफवाह है। हम लोग न्याय यात्रा में शामिल हों या न हो, लेकिन हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है और इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती से है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरी बात जो आप पूछ रहे बार बार सीट शेयरिंग को लेकर के, सीट शेयरिंग का भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का जो मामला जो सुलझ जाएगा, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के टच में है लगातार। दिक्कत यही है, बहुत जल्द सुलझ जाएगा। दिक्कत यही है, आपकी पार्टी में अखिलेश यादव को पता होता है क्या हो रहा है, बाकी इधर उधर किसी को पता नहीं होता है। इसी तरह अमृत गिल जी भी कितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन खड़गे जी को भी शायद नहीं पता होगा जो बात राहुल गांधी को पता होगी। और जो आपके ही नेता खबरें बता रहे हैं अशोक यादव जी, वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं इन सीटों पर, हमें चाहिए सीटें। और शाह को जो पता होगा नड्डा जी को नहीं पता होगा, जो मोदी जी और शाह को पता होगा वो नड्डा जी को नहीं पता होगा। सेम वहां भी अप्लाई होता है, तो आपके यहाँ पे भी होता है ये सेम? मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, मेरे यहाँ होता है नहीं होता वो नहीं, आपने कहा सेम वहां पर भी होता है, तो सेम मतलब कहाँ पर सेम होता है? मैंने बीजेपी में बता दिया, नड्डा जी को भी नहीं पता होता जो मोदी जी और शाह में होता है, और जो वो करते हैं उनको भी पता नहीं होता कि क्या करेंगे। अच्छा, ठीक है अनिला जी, तो आप बहुत सारी इंटरनल कम्युनिकेशंस होती हैं, हर पार्टी की डिस्कशंस होती हैं, शेयरिंग के लिए टॉक्स होती हैं, परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम उसको कहें नहीं ये हो गया ये नहीं होगा, दैट इज नॉट गुड, दैट विल नॉट कम अप। आई थिंक रीमा जी, आई रिक्वेस्ट यू एज अ एंकर, जो देश की बिगेस्ट ऑपोजिशन है उसको भी उतना ही उस तरीके आप न्यूट्रल होके थोड़ा ज्यादा किया करें तो दैट विल बी इवन बेटर। अमृत गिल जी, मैं न्यूट्रल होकर ही डिबेट करती हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है जब जो डिबेट में लोग शामिल होते हैं वो काफी नॉलेज लेकर, कुछ अच्छा सा इतिहास पढ़ के और कुछ पॉइंट्स लेकर के आए, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ डिबेट करने में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हवा में कुछ कहें और फिर मैं काउंटर करूं तो आपको लगे कि बिगेस्ट ऑपोजिशन को मैंने समय नहीं दिया। ये गलत तरीका है अमृत जी, क्योंकि आपने अगर किसानों को सर्दी में मौत उनकी होती है तो उनको आप शहीद बताएंगी, तो मुझे तो काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देश के सैनिकों के साथ हूं और भारतीय होने के नाते मैं सैनिकों का सम्मान करते हुए उनकी शहादत को इस तरह से हल्के में नहीं लूंगी। और डिफेंस का बजट है जो यूपीए के टाइम में था ना 16%, एनडीए के टाइम में 13% हुआ है, तो अगर ये देश के सैनिकों के साथ है ना ये एनडीए तो मैंने इसीलिए कहा अमृत गिल जी कि थोड़ा सा इतिहास अगर पढ़कर आता कोई तो उसके साथ डिबेट करने में मजा आता है। क्या आप मुंबई में जब हमला हुआ आतंकवादी, उस वक्त जो खबरें बाहर आई कि हमारे सैनिक, हमारे पुलिसकर्मी इसलिए शहीद हुए क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, तो वो किसकी सरकार थी? और जब रक्षा के सौदों में हेरा फेरी के सवाल खड़े होते हैं तो किसकी सरकार थी? थोड़ा सा इतिहास पर फिर चर्चा करनी पड़ जाती है, फिर एंकर पर आप लोग राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। अनिला जी आपकी बात का जवाब देंगी? अनिला जी, वेलफेयर में कांग्रेस ओके, जवाब सुनिए। अब आप भी थोड़ा तैयारी करके आइए, मेरे पास सारा डाटा है, अभी बोलूंगी मैं। आप बताइए क्या पूछना चाहती है? ठीक है, अब रिप्लाई सुन लीजिए, हाँ
अभी अभी इन्होंने खुद ने एडमिट कर लिया कि खड़गे साहब को पता नहीं होता जो राहुल गांधी को पता होता है। तो मम्मी जी और बेटा जी और बहन जी में सारा जो चर्चा हो जाती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो राजनीतिक दल है जिसने इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कराए और अंग्रेजों की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी, जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ खड़े होते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं। ये वो मानसिकता वाली पार्टी है, आतंकवादियों का साथ देने वाली राजनीतिक दल है। ये हमें बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। हाँ, राहुल गांधी जो हैं उत्तर प्रदेश में घुस गए हैं और मंच पर भाषण देते हुए बोलते हैं ये कुछ भी दिखाएंगे, एक तरफ अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय दिखाएंगे। ऐश्वर्या राय नाच रही होगी। जिस भाषा का और जिस लहजे में इन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए कहा है, बेहद अपमानजनक टिप्पणी थी वो। ऐश्वर्या राय जो एक बहुत बड़ी अदाकारा है, बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत अच्छा नृत्य करती है, भारत का नाम विश्व में किया है उन्होंने, विश्व सुंदरी रह चुकी है। जब ये उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आप सोच लीजिए एक आम महिला का ये क्या सम्मान करेंगे। औरत को एक वस्तु बना के छोड़ दिया ऐसे राजनीतिक दलों ने। यहाँ पर बैठकर ये ज्ञान फैल रही हैं कि इनका राजनीतिक दल क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है। इन लोगों ने इस राष्ट्र के किसानों को अगर ऋण में डुबोया है, दबाया है, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। एक मिनट अनिला जी, आपने अभी जो बात कही, जरा मैं अशोक यादव जी से उस पर टिप्पणी चाहूंगी। अशोक यादव जी, जिनके बारे में बोला गया है, राहुल गांधी ने आज पहली बार नहीं कई बार ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन उनको लेकर कमेंट किए। उनके परिवार से जो आती हैं जया बच्चन, वो आप ही की पार्टी की सांसद है। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा करने से मना किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जिस तरह शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि अगर हमारे साथ रहना है तो वीर सावरकर के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि उनके प्रवक्ता अभी भी माफीनामा लेकर घूमते हैं। तो अशोक यादव जी, क्या आपकी तरफ से कहा जाएगा, आपकी पार्टी की तरफ से, कि कम से कम बच्चन परिवार पर इस तरह टिप्पणी ना की जाए? ठीक है रीमा जी, हमारी पार्टी का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी बहन अनिला सिंह बड़ा अच्छा बोल रही थी, अभी इन्होंने तमाम बातें गिनाई, लेकिन ये वो बात भूल गई जब इस देश का लिए मेडल लाने वाली बेटियों का शोषण करने वाले सांसद को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है चट्टान की तरह, तब इनका ध्यान उन बेटियों के ऊपर नहीं जाता है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पार्शियलिटी कर रही है। नहीं, लेकिन आपका बच्चन परिवार को लेकर जो लगातार कमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, उन पर रोक लगाने के लिए कुछ कहेंगे क्या आप? क्योंकि आपकी सांसद आती हैं भाई उस परिवार से। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये व्यक्तिगत मामला है और राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसका जवाब हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता देंगी। लेकिन हमारा मानना है कि अगर बेटियों का सम्मान होना है तो सबका सम्मान। ऐश्वर्या राय बच्चन भी तो किसी की बेटी है या नहीं है? अशोक यादव जी, मैं कह रहा हूं कि सबका सम्मान होना चाहिए, देश के हर नारी का सम्मान होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब हमारी बहन अनिला सिंह जी को बेटी में फर्क मत कीजिए, बेटी में फर्क मत कीजिए। ऐश्वर्या राय बच्चन भी बेटी है, वो भी देश की बहू है, देश की बेटी है, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप किसी एक को बेटी माने, किसी एक को कुछ भी बोलकर चले जाए। वो भी तरीका अशोक जी मेरे ख्याल से सही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा है कि किसी भी बेटी का, किसी भी बहू का, किसी भी माँ का सबका सम्मान होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश की संस्कृति कह रही है इस बात को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देश की बेटियों का, ठीक है, इस पर मैं पहले अमृत जी का रिएक्शन ले लूं। एक मिनट अमृत जी, या ऐश्वर्या राय को लेकर तमाम इस तरीके की बातें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो सही है? देश का नाम रोशन करने में उनकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। पर मैं अनिला सिंह जी को एक बात बता दूं कि हर दिन 86 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। 2022 में 31,516 केसेस। मैडम, डाटा है मेरे पास, आप ये मत कहिएगा कहां से आप लेके आई, मैं आपको दे दूंगी। हर रोज 86 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में, ये जो गवर्नमेंट आई है। और हाथरस कौन सी स्टेट की बात कर रही हैं? देश की बेटियां, जो पहलवान बेटियों के साथ जंतर मंतर में हुआ और जो अशोक यादव जी ने कहा, वो उससे बुरा नहीं हो सकता। और जिन्होंने किया वो अभी भी, वैसे बीजेपी ने उनके लिए कुछ किया नहीं है उनके खिलाफ, ठीक है। और जो भी केसेस हैं वो चल रहे हैं और बेटियों ने अपने मेडल्स वापस किया। आपने देखा ना, नेशनली सारी दुनिया ने देखा कि कोई यूं ही नहीं आता
संघर्ष करने अगर उस पे बीतती है, वो देश की ही बेटियां थी। मैंने वही पूछा आपसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी देश के लिए कई पुरस्कार लेकर आई हैं। मैंने अमृत जी यही तो पूछा आपसे कि जैसे आप मेडल की बात कर रही हैं ना, ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी देश का नाम काफी रोशन किया है, कई सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं, वो भी देश की ही बेटी हैं, देश के लिए ही उन्होंने एक्टिंग की है। नहीं, आपने उन पर एक बार भी नहीं बोला कि गलत तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है और कांग्रेस पार्टी महिलाओं का पूरा सम्मान करती है। मैं इस बात पे यही कहूंगी, कुछ और मुझे नहीं कहना। और हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ये जो आपने डेटा दिया, बस एक चीज पूछनी है, ये जो डेटा दिया है किस राज्य सरकार के अंतर्गत ये हो रहा है? आपने किस राज्य का डेटा दिया है रेप का? ये 2022 ये कौन सी सरकार का? ये अभी भी जो चल रही है यूपीए गवर्नमेंट 2022 का डाटा है। यूपीए नहीं, एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र में। मैडम क्या बोल रही हैं आप? यूपीए की सरकार नहीं है इस वक्त, आप किस भुलावे में हैं? एनडीए की सरकार है 2014 से देश में। रीमा जी क्योस मत कीजिए, जो बीजेपी की सरकार है 2022 आपने कहा यूपीए की जो सरकार केंद्र में चल रही है, फिर आप कहेंगे कि होमवर्क करके आई हूं मैं। अमृत गिल जी, मैडम प्लीज रीमा जी ऐसे मत एक्ट कीजिए। यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर एन एंकर, डोंट एक्ट। आप प्रवक्ता है ना अमृत गिल जी कांग्रेस पार्टी की? मैं तो यूपीए की सरकार चल रही है केंद्र में, आपने बोला अभी, फिर भी मैं ही गलत हूँ? मैडम स्लिप ऑफ टंग होती है। अच्छा ये बोलिए ना। हाँ तो स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये बोल दीजिए। मैंने यही तो कहा आपको, मैंने करेक्ट किया आपको। बीजेपी की 2022 में सरकार चल रही है, उसका डाटा है 31,560 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। या तो मेरी पढ़ाई में कुछ लगता है कमी रह गई, या फिर मैं अब आपको क्या कहूं। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा अमृत जी, हर बात पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, किस राज्य की सरकार के अंतर्गत इतने रेप हो रहे हैं? केंद्र में रेप हो रहे हैं, कहाँ रेप हो रहे हैं? आप कुछ बता नहीं रही और फिर आप मुझे उलाना दे रही हैं। मैडम पूरे इंडिया का डाटा है। पूरे इंडिया का? तो पूरे इंडिया में तो कांग्रेस की भी सरकारें हैं ना? यस, इंडिया पूरे इंडिया में तो कांग्रेस की भी शासित सरकारें हैं। राजस्थान में भी पहले आपकी सरकार थी। मैडम कोई बात नहीं, मैंने पूरा इंडिया का डाटा दिया है, पूरा इंडिया का। अनिला जी जवाब देंगे इस पर, अब मैं क्या बोलूं? अनिला जी सभी है, ठीक है। एक्चुअली अमृत गिल जी की गलती नहीं है, ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, तो इनके नेता प्रवक्ता बेहद कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूज होके कभी एनडीए को यूपीए बोल देंगी, कभी कोई तथ्य जो है किसी और राजनीतिक दल का होता है। इनसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये भी कह रही थी और अशोक जी भी कह रहे थे कि नहीं केवल नीतीश बाबू ही तो हटे हैं, बाकी सब तो हमारे साथ हैं। पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, इनसे पूछिए जरा, इनको जानकारी है उस स्थान के नाम की। प्रदेश खाली में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? वहां की महिलाएं कह रही हैं उनके साथ बदसलूकी हुई, रात में उठा कर ले जाया जाता था। ये देखिए कि कौन कितनी जवान है, कौन कितनी खूबसूरत है, उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा था। तो वो चीज ठीक है गलत है, जरा पूछ लीजिए। महिलाओं के सम्मान की अगर बात हो रही है और ये कह रही है कि ममता बनर्जी अभी भी इनके साथ हैं, टीएमसी इनके साथ है, तो क्या ऐसे राजनीतिक दल का आप साथ देंगी जहां पर जिस राज्य में उनकी सरकार की नाक के नीचे महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है? अरे कौन सी बातें कर रही है, कैसी बहकी ये मैं बिल्कुल अमृत जी, मैं बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको यही करेक्ट किया था जिसको लेकर आप मेरे ऊपर इस तरह से हमलावर हो गई थी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं, छात्रों को, वो भी शायद मतलब मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आपसे यही डेटा पूछा कि ये जो रेप के आपने इतने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं, उसमें तो पश्चिम बंगाल की सरकार भी आती है ना राज्यों में, उसमें तो फिर पंजाब वो भी आता है जो आपका अलाई है, दोनों ही जगह आप कह रही हैं कि अलाई है। फिर तो हिमाचल प्रदेश भी आता है जिसमें आप ही की सरकार है, फिर तो कर्नाटका भी आएगा जिसमें आपकी सरकार है। आपने तो पूरे देश का ऐसे करके आंकड़ा दिया कि एनडीए की सरकार चल रही है, ये आंकड़ा हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मैं आपको करेक्ट कर दूं कि राज्यों से रेप के आंकड़े आते हैं और किस राज्य की सरकार के अंतर्गत कितने केसेस हो रहे हैं वो बताना पड़ता है। इस तरह वेग तरीके से बात नहीं होती। मेरे ख्याल से आपको गलती अपनी सुधार लेनी चाहिए इस बात को। जी बात ऐसी है कि जब हम बात करते हैं ना कि हंगर इंडेक्स इंडिया का 121 पोजीशन पे गया, हम ये नहीं कहते कि कौन से राज्य में कैसा कितना था, कहाँ कम है, कहाँ कांग्रेस की सरकार है। लिसन रीमा जी, बात सुनिए मेरी।
जब हम डाटा देते हैं, जब हम कहते हैं कि पूरे देश में इतने बेरोजगार है, हर घंटे एक किसान की डेथ हो रही है, 2 घंटे में ये हो रहा है, तो हम पूरा इंडिया को इंक्लूड करते हैं। हम एक स्टेट में नहीं कहते, हम ये नहीं निकालते कि इस स्टेट में 5 घंटे बाद डेथ हो रही है, इस स्टेट में 10 घंटे बाद एक किसान की डेथ हो रही है और उसको टोटल मिलाए। टोटल हम इंडिया के सारी स्टेट्स को, यूटीज को मिला के ही वो डाटा और इंफॉर्मेशन। मैं अनिला जी से नहीं पूछूंगी इसका जवाब, क्योंकि वो तो बीजेपी की हैं। जो न्यूट्रल इसमें आज डॉक्टर सतीश जी हमारे साथ हैं, जरा मैं उन्हीं से पूछूंगी। सतीश जी, ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के साथ ये बर्ताव होता है और बीजेपी उसके खिलाफ लड़ाई कर रही है, तो क्या उसका ठीकरा बीजेपी के ही सिर पर फूटेगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है? मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मुझे तो बार बार करेक्ट करवाया जा रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ी खामियां है कि अगर कहां क्या घटना हो रही है, इसको हमको एज ए भारतीय सोचना चाहिए। अगर कोई घटना किसी महिला के साथ इस तरह का कोई भी घटना घटती है, वो एक बहुत ही एक ऐसी घटना है कि जहां से उसका पूरा परिवार, पूरा सिस्टम, उसका सामाजिक दायरा खत्म हो जाता है। आप अलग अलग राज्यों को मत सोचिए, तमाम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि अगर कहीं भी किसी महिला के खिलाफ किसी भी राज्य में अगर कोई घटना घटती है, तो उस राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है। मैं तो समझना चाह रही थी तरीका, वो मैं आपसे तरीका समझना चाह रही थी। लेकिन खैर, अब क्योंकि वक्त की बाधा है, चलते चलते सिर्फ मुझे क्विक रिएक्शन चाहिए। अशोक यादव जी, कब तक आपका ये सुलझ जाएगा पूरा गठबंधन का सिलसिला? रीमा जी, हमारा गठबंधन अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट है और फ्यूचर में भी इंटैक्ट रहेगा। बहुत जल्द ही हम लोगों का गठबंधन का पेज भी सुलझ जाएगा और हम लोग समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब आपकी सीटों की घोषणा इसी तरह बार बार होती रहेगी वरना? नहीं, देखिए, सीटों घोषणा, देखिए, हम इसके पहले ही मैंने बोल दिया, चूंकि हमारी मजबूरी है यहाँ पे कि हम अगर उत्तर प्रदेश में अगर बड़ी भूमिका में है रीमा जी, हम अगर अपने प्रत्याशियों की जल्दी घोषणा नहीं करेंगे, उनको फील्ड में नहीं भेजेंगे, यही तो मैंने पूछा, हम इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। यही तो मैंने पूछा कि आप नुकसान झेलने को तैयार बैठे हैं क्या? यही तो मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास हमारा है कि हमारा इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन है और भविष्य में भी रहेगा। हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओके, सतीश प्रकाश जी, क्या भविष्य में बीएसपी बीजेपी के साथ समर्थन में आए, ऐसी कोई संभावना है? क्योंकि अभी तो अकेली है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का साथ तो चाहिए होगा। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी कहा है कि चुनाव से पहले हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से बीजेपी को सत्ता में रोकने के लिए पूरा का पूरा समर्थन उस व्यवस्था को देगी। और बीजेपी अगर सत्ता में फिर से आ गई तो क्या होगा? नहीं, हम विरोध करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम नीतियों के खिलाफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, सुनिए, आप ये बात मान लीजिए, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ये कहीं ना कहीं खामियां हैं। बड़े दलों को इकट्ठा करके आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर इस देश की वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी। डॉक्टर सतीश, एक मिनट, मुझे अंत में अनिला जी के पास जाना होगा, लेकिन अमृत गिल जी, क्विक रिएक्शन आपसे। कितने दल साथ में रहेंगे अब? क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ गिनती के 5 दल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 28 में से एक ही दल बाहर गया है, तो 27 तो ऑलरेडी पार्ट हैं। तो हम सब एक साथ हैं और इंडिया अलायंस में बीजेपी के साथ, बीजेपी के ऑपोजिट लड़ेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बीजेपी के विजय रथ जो ये 400 पार कहते हैं, आप इसकी रियलिटी जो है जब मई में रिजल्ट आएगा आप देखेंगे। लेकिन आपके आज इस बयान से ना, जो आपने इसी शो में कहा वीर सावरकर के बारे में, फिर से मुझे लगता है अगर ये चलता रहा तो शायद उद्धव ठाकरे भी अब कम ही दिन के मेहमान रहेंगे आपके साथ, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी थी, लेकिन आपने आज फिर वीर सावरकर को माफी वीर कह दिया, फिर कह दिया आज, जबकि बोला गया था कि नहीं बोलना है। अब डोंट वरी, रिलैक्स, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। एंड वी आर इंटैक्ट, इंडिया अलायंस इज इंटैक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड वी आर गोइंग एंड वी विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। रीमा, अनिला जी, फाइनल कमेंट। देखिए रीमा जी, ये जो गठबंधन है ना इन लोगों का, इनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला इस प्रकार की पहेली है जो बोलते हैं ना गोला गांठ, वो गोला गांठ बन गई। जब तक इस गोला गांठ को खोलने का ये प्रयास करेंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे और मोदी सरकार जो है 400 पार बनाकर और नई सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये गोला गांठ में फंसे हुए हैं, वो खुल ही नहीं पा रही है इनसे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो ये लेकर आते हैं तो दूसरा अटक जाता है उस पर। तो
मोदी सरकार 400 पार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए अब जब ये गठबंधन जो है, सब्र का बांध तो सभी का टूट रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव का भी टूट रहा है, लेकिन इस बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं अखिलेश यादव मध्य प्रदेश का बदला तो कांग्रेस पार्टी से नहीं ले रहे हैं, और क्या अंत अमेठी रायबरेली तक ही सीमित रह जाएगा, जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ कि ये 2 सीटें अखिलेश यादव ने छोड़ दी थी, उस पर अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे, लेकिन बाकी सभी सीटों पर उसी तरह से लड़ा गया था जिस तरह से हर बार लड़ा जाता है। तो अब जो गठबंधन का पेच है वो सिर्फ उलझन में ही उलझता जा रहा है, और फिलहाल आने वाले दिनों में इस पेच को कैसे कोई सुलझा पाएगा वही सबसे अहम बात होगी। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।